नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है। मित्रों आइए शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज मैं बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज अब शुरू कर रहा हूँ, यह फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज है। मेरा वीडियो जो भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ध्यान पे में रखिएगा इस बात को। जितने भी लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए जुड़े हुए थे पूर्व में, लगभग 662 लोग जुड़े हुए थे और सभी के सभी लोग सफल हुए। इसलिए अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो धन्यवाद, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न मैं दूंगा, चाहे एक वीडियो में दूं चाहे 4 वीडियो में दे दूं, छाती ठोक कर डंके की चोट पर सुई की नोक पर यह बातें बोलने के लिए तैयार हूं कि फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा वह हमारी सीरीज से आएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। शायद क्रम मुझे भूल गया होगा, संभवतः यह 14वीं टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो राज्य क्रांति जो हुआ था वह 1789 में हुआ था। 1789 में। व्याख्या देखिएगा, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, जिससे यूरोप में सामंतवाद का अंत शुरू हुआ। अंतिम शासक जो था वह लुई 16वां ही था। फ्रांस की राजक्रांति किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो राजक्रांति जो हुआ था लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। लुई 16वां, विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, 1774 में गद्दी पर बैठा हुआ लुई 16वां ही क्रांति के समय राजा था और इसी के समय फ्रांस में क्रांति हुई थी, 14 जुलाई 1789। प्रश्न 3 देखिएगा, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? तो फ्रांस की राज क्रांति हुई थी। और क्रांति ऐसे होता है, जो बास्तील का कारागार था, महाकारागार था, उसके गेट को तोड़ दिया गया था और वहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में बंदी थे, उनको छुड़ा लिया गया। यहीं से क्रांति की शुरुआत थी। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, बास्तील के किले पर आक्रमण। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील कारागार पर हमला कर बंदियों को मुक्त किया। यह घटना क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न 4 देखिएगा, फ्रांस में 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अब 14 जुलाई एक ऐसी तिथि जब फ्रांस की राजक्रांति हुई, राजतंत्र के खिलाफ फ्रांस की जनता सड़कों पर आई थी, इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय दिवस कहेंगे। विकल्प बी। बास्तील किले पर आक्रमण की स्मृति में हर वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस फ्रांस की जनता मनाती है, फ्रांस की सरकार मनाती है। प्रश्न 5 देखिएगा, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं साफ साफ बता दूं, स्टेट पेपर 2 में फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित प्रश्न भर भर कर आएंगे और जितना भी प्रश्न आएगा ये हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से आएगा। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। व्याख्या देखिएगा। अब देखिए एक बात और आपको बता दूं कि फ्रांस की राजक्रांति से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा जो है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है, जो फ्रांस की राजक्रांति से लिया गया है। व्याख्या देखिएगा, यह नारा फ्रांस की क्रांति का मुख्य आदर्श था, जिसमें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को जन्म दिया। प्रश्न 6 देखिएगा, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? ये लुई 14वां कहा था। लुई 14वां बहुत ही निरंकुश शासक था। विकल्प बी जो है आपका सही है। लुई 14वां फ्रांस का निरंकुश शासक था, जिसने स्वयं को राज्य का प्रतीक माना। प्रश्न 7 देखिएगा, पार्लियामेंट क्या था? पार्लियामेंट क्या है? संसद, न्यायालय, धार्मिक परिषद या वित्त विभाग? क्या है? पार्लियामेंट जो था न्यायालय था। पार्लियामेंट जो था क्या था? न्यायालय। विकल्प बी जो है आपका सही है। पार्लियामेंट न्यायिक संस्था थी, जिसमें पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित रहते थे और यह वंशानुगत होती थी। ये एक न्यायालय था पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें कुलीन लोग ही न्यायाधीश होते थे, ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, वर्साय का शीश महल किसने बनवाया था? तो लुई 14वां बनवाया था। लुई 14वां निरंकुश शासक था, जिसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। उसने ही वर्साय का शीश महल बनाया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। लुई 14वें ने वर्साय का भव्य शीश महल बनवाया था। इसे
राजधानी में बनवाया था, जो लुई 14वीं की राजधानी थी वहाँ पर बनवाया था, मतलब वर्साय में ही। प्रश्न 9 देखिएगा, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो मेरी एंटवानेट लुई 16वां की पत्नी थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। मेरी एंटवानेट जो थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट से लुई 16वां की शादी हुई थी। प्रश्न 10 देखिएगा, लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी? तो यह था देशद्रोह। देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई, मतलब राजा को ही जब जनता का शासन हुआ तो उसे फांसी दिया गया पार्लियामेंट के हुक्म से। देशद्रोह 1793 में लुई 16वें को देशद्रोह का दोषी ठहराकर गिलोटिन पर चढ़ाया गया। गिलोटिन भी एक तरह से फांसी की सज़ा ही होती है। फांसी तो आमतौर पर ऐसा होता है कि रस्सी से फंदा लगाकर फांसी दिया जाता है, लेकिन गिलोटिन में क्या होता है, इसमें सर को एक बड़ी ऊपर से गड़ासा आता है और काट देता है। ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, टैले क्या था? टैले क्या है? टैले एक भूमिकर है। भूमिकर टैले। उस समय दो प्रकार के टैक्स चला करते थे, एक टैले और टीथ। टैले जो होता था राज्य वसूलता था, जो टैले कर था, और टीथ जो था चर्च वसूलता था। ठीक है, यह किसानों द्वारा दिया जाने वाला एक भूमिकर था जिसे कुलीन और पादरी वर्ग मुक्त था। अब देखिए, टैले जो था राज्य वसूलता था, लेकिन पादरियों से नहीं, कुलीन वर्गों से नहीं, आम नागरिक से। प्रश्न 12 देखिएगा, टीथ क्या था? अब टीथ एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च आम जनता पे लगाता था। व्यापार कर था नहीं, धार्मिक कर था। जो टीथ पूरी आय का 1/10 होता था, और यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा वसूला जाता था। कितना? 1/10। प्रश्न 13 देखिएगा, वाल्टियर किसका विरोधी था? वाल्टियर जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, वह किसका विरोधी था? तो चर्च का विरोधी था वाल्टियर। वाल्टियर ने धार्मिक असहिष्णुता और अंधविश्वासों का विरोध किया। प्रश्न 14 देखिएगा, रूसो ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया था? निरंकुश शासन, प्रजातंत्र, राजतंत्र या साम्राज्यवाद? तो रूसो ने किस शासन प्रणाली का विरोध किया था? तो राजतंत्र, साम्राज्यवाद। रूसो ने किस शासन प्रणाली का विरोध किया? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का विरोध किया था रूसो। ठीक है, रूसो ने जनसत्ता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो लोकतंत्र की नींव पड़ा, लोकतंत्र की नींव बना। ठीक है, नहीं विरोध नहीं, मैं समर्थन, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ से भूल हो रही है। रूसो ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो प्रजातंत्र का समर्थक था रूसो। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। यह लाइन ध्यान में रखिएगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर ने कहा था। यह कथन वॉल्टेयर की राजसत्ता के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जो भी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। परीक्षा होने तक उसे देखते रहिए, और सभी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16 देखिएगा, प्रश्न 16, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की रचना है। विकल्प बी आपका सही है। इसमें रूसो ने जनता और शासन के बीच सामाजिक अनुबंध की अवधारणा दी थी। प्रश्न 17, कानून की आत्मा किसकी रचना है? कानून की आत्मा, स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ठीक है, इसमें शक्ति विभाजन और स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू की रचना है, जिसे कानून की आत्मा हिंदी में कहेंगे, स्पिरिचुअल ऑफ लॉ इंग्लिश में कहेंगे। तो यह किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की रचना है। और इसमें उसने क्या बताया है स्पिरिचुअल ऑफ लॉ पुस्तक में? शक्ति विभाजन, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं, सबके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। प्रश्न 18 देखिएगा, फ्रांस का समाज किसने स्टेटस में बटा हुआ था? तो एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा है कि फ्रांस का जो समाज है 3 स्टेटस में बटा हुआ था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी, अभिजात और कुलीन। पादरी वर्ग, अभिजात एवं कुलीन वर्ग, फिर कृषक वर्ग, इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ था। व्याख्या देखिएगा, पादरी, अभिजात वर्ग और सामान्य जनता, ये 3 स्टेटस कहलाते थे। प्रश्न 13 देखिएगा, तीसरे स्टेट में कौन आता था? तीसरे स्टेटस में आम नागरिक आते थे। पादरी कुलीन तो आते नहीं थे, किसान, व्यापारी, शिक्षक, ये सभी क्या आते थे? तीसरे वर्ग में ही आते थे। यह वर्ग 90% जनता का प्रतिनिधित्व करता था और सभी कर देता था। मतलब जो कर से मुक्त कौन था? पादरी भी कर से मुक्त थे, जो अभिजात वर्ग था वो भी कर से मुक्त था, जो आम नागरिक था, किसान हुआ, व्यापारी हुआ, शिक्षक हुआ, वही कर देते थे, और यह 90% जनता थी।
प्रश्न 20 देखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो फ्रांस की मुद्रा थी वह लिब्रे थी, लिब्रे। 1789 के समय फ्रांस की राज क्रांति में मुद्रा लिब्रे प्रचलित थी। क्रांतिकारी सरकार ने बाद में मुद्रा सुधार किए और 1795 के आसपास फ्रांस को मुद्रा इकाई के रूप में अपनाया गया और बाद में 1803 में नेपोलियन ने फ्रांस गर्मिनल को स्थिर कर दिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी आपको बताया हूँ। धन्यवाद आप लोग को। मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है यह फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज है, इसको बिल्कुल देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स जो है बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का 999 रुपये का है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रांस की राजक्रांति के संबंधित यह जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित अगर प्रश्न आपको 2 दिखेंगे तो इसी सीरीज से दिखेंगे, 10 दिखेंगे तो इसी सीरीज से दिखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। छाती ठोक कर डंकी की चोट पर यह बातें बोलने के लिए तैयार हूं कि अगर आप लोग हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन परिणाम मिलने को तैयार रहिएगा, बेहतरीन परिणाम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित प्रश्न आपको देखेंगे और यह सभी प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए देखते हैं, 20 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, अगला 20 प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 1789 को विकल्प बी जो है आपका सही है। स्टेटस जनरल का अधिवेशन राजा लुई 16वें ने वित्तीय संकट के बीच 5 मई 1789 को बुलाया। यही घटनाक्रम बाद में टेनिस कोर्ट अर्थ और तीसरे स्टेटस के विरोध की ओर गया जो क्रांति की दिशा तय करने वाला था। प्रश्न 22 देखिएगा, कानून की आत्मा रचना किसने किया? तो कानून की आत्मा यानी स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, ये पुस्तक किसकी है? ये किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? तो यह मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत को पुष्ट करता है। ठीक है, कानून की आत्मा स्पिरिचुअल ऑफ लॉ यानी स्पिरिचुअल ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, जिसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत को बताया गया है। व्याख्या देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिचुअल ऑफ लॉ में सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट किया गया है, जिसने आधुनिक संवैधानिक विचारों को बहुत प्रभावित किया। प्रश्न 23 देखिएगा, फ्रांसीसी समाज में तीसरा स्टेटस किन लोगों से मिलकर बना है? जो तीसरा स्टेटस है यह आम नागरिक से मिलकर बना है, मतलब व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, विकल्प सी, व्यापारी, शिक्षक, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, ये सभी तीसरे स्टेटस में आएंगे। व्याख्या देखिएगा, तीसरा स्टेटस फ्रांस की लगभग 90% आबादी से बना था। इस वर्ग पर सभी कर लगाए जाते थे, जबकि पहले 2 स्टेटस कर मुक्त थे। इसी वर्ग ने क्रांति की अगुवाई की थी। प्रश्न 24 देखिएगा, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की जो मुद्रा थी वह लिब्रे थी। देखिए, जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी बताया हूं, केवल 999 रुपये का कोर्स है। इसमें हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा और जो भी प्रश्न आप लोग को देखने मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्रांति के समय फ्रांस की प्रचलित मुद्रा लिब्रे थी। प्रश्न 25 देखिएगा, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 में। अच्छा, अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी ये पूछ रहा है ना, तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। स्टेटस जनरल का अधिवेशन लुई 16वें ने वित्तीय संकट के समय बुलाया था। तीसरे स्टेटस के विरोध और टेनिस कोर्ट एक्ट ने क्रांति की दिशा तय की। प्रश्न 26 देखिएगा, फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा था जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया? तो वह था समानता, समानता का नारा। ठीक है, समानता क्रांति का मुख्य आदर्श था। मध्यम वर्ग ने इसे क्रांति की शुरुआत में और नेतृत्व देने के लिए प्रमुख नारा बनाया। प्रश्न 27 देखिएगा, फ्रांस की क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये देखिए, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो थे यह एक दार्शनिक और राजनीतिक विचार के थे और साथ ही साथ पुस्तक भी लिखा करते थे। तो यह साहित्य और रणनीतिक विचार से, ठीक है, इन दार्शनिकों ने लोकतंत्र, शक्ति पृथक्करण और सामाजिक अनुबंध के विचार दिए जो क्रांति की बुनियाद बनी।
प्रश्न 28 देखिएगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? तो वाल्टेयर ने कहा था। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह कथन वाल्टेयर के राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक मजबूत और निर्णायक शासक ही राज्य के लिए उचित है। प्रश्न 29 देखिएगा, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस विषय पर आधारित है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की रचना है, जो सामाजिक अनुबंध और प्रजातंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। रूसो ने जनता और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे लोकतंत्र विचारों को बल मिला, लोकतांत्रिक विचारों को बल मिला। प्रश्न 30 देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिचुअल ऑफ लॉज में क्या सिद्धांत बताया गया है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बताया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या व्याख्या देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जो आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनी। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो था वह 3 स्टेटस में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात या कुलीन वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग या आम नागरिक। तो प्रथम स्टेटस पादरी एवं द्वितीय स्टेटस कुलीन और तीसरा स्टेटस आम नागरिक हुआ था। प्रश्न 32 देखिएगा, तीसरे स्टेटस में कौन लोग शामिल थे? तो व्यापारी, किसान, शिक्षक, मजदूर आदि। ठीक है। टैले क्या था? तो टैले एक प्रकार का भूमि कर था। यह कर किसानों पर लगाया जाता था, जबकि कुलीन एवं पादरी वर्ग कर से मुक्त थे। टैक्स किसके लिए होता था? टैक्स जो था चर्च लगाता था आम नागरिकों पर। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अधिक योगदान किसने किया? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने। ठीक है। इन दार्शनिकों ने लोकतंत्र, शक्ति पृथक्करण और सामाजिक अनुबंध के विचारों को प्रस्तुत किया था। ठीक है। वाल्टियर चर्च के बारे में क्या सोचते थे? तो वाल्टियर जो थे वो चर्च के विरोधी थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। रूसो, प्रश्न 37 देखिएगा, रूसो फ्रांस में किस शासन प्रणाली का समर्थन करते थे? तो रूसो जो थे फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन को चाहते थे। ठीक है, प्रजातंत्रात्मक शासन को चाहते थे। बी जो ऑप्शन है सही है। रूसो का मानना था कि शासन जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत किस महीने में हुई थी? तो यह आपकी जो शुरुआत हुई थी 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी, 5 मई 1789 को। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो समानता। इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ प्रश्नों को रिपीट कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा, इसको देखते रहिएगा, रिवीजन ही आपका हो रहा है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से प्रश्न रिपीट हो गए हैं। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी, ध्यान में रखिएगा, इसके पहले भी बताया हूँ। लिब्रे क्रांति के समय प्रचलित मुद्रा थी। बाद में नेपोलियन ने फ्रांस को अपनाया। ठीक है। नेपोलियन क्या? फ्रैंक नामक मुद्रा लाया, फ्रैंक नामक मुद्रा लाया। ठीक है। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 5 प्रश्न और देख लेते हैं। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को अजासियो में हुआ था। 15 अगस्त 1769 को अजासियो में हुआ था। यह प्रश्न आता है। ठीक है। नेपोलियन का जन्म कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। ठीक है। प्रश्न 42 देखिएगा, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का परिवार कोर्सिका का अभिजात वर्ग था। ठीक है। और उनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। प्रश्न 43 देखिएगा, नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? नेपोलियन की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वह लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी, मतलब ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए, यहाँ उसने सैन्य और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पर? ब्रिटेन की सैन्य अकादमी में। ठीक है। प्रश्न 44 देखिएगा, 1796 में नेपोलियन ने किससे युद्ध किया और किसे पराजित किया? तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख से युद्ध किया था 1796 में और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ठीक है। इटली अभियान में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया था। प्रश्न 45 देखिएगा, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1799 में। 1799 में। विकल्प बी जो है आपका सही है।
और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्टरी शासन अस्थिरता नेपोलियन ने कुशल नेतृत्व में इसे समाप्त किया। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ, तो 1799 में। प्रश्न 46 देखिएगा, नेपोलियन 1799 में किस पद पर आया, तो नेपोलियन 1799 में किस पद पर आया, तो 1799 में नेपोलियन जो था प्रथम काउंसिल बना, ठीक है, और 1802 में वह जीवन भर के लिए काउंसिल हो गया, और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया, ठीक है। प्रश्न 47 देखिएगा, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 में, ठीक है। देखिए 1804 में देखिए पहली बार काउंसिल कब बना, 1799 में प्रथम बार काउंसिल बना, 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया नेपोलियन, ठीक है। सम्राट बनने के बाद उसने फ्रांस में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रश्न 48 देखिएगा, नेपोलियन ने इंग्लैंड को किस उपनाम से बुलाया, तो नेपोलियन जो है इंग्लैंड को क्या कहता था, बनियों का देश कहता था, मतलब व्यापारियों का देश। नेपोलियन ने इंग्लैंड के वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति के कारण यह उपनाम दिया था, ठीक है। प्रश्न 49 देखिएगा, नेपोलियन की जो पहली पत्नी थी जोजेफाइन को तलाक देकर किसे शादी किया था, तो नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर मोरिया लुइसा से विवाह किया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह विवाह राजनीतिक, रणनीतिक और यूरोप में शक्ति संतुलन के लिए किया था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न, जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 50, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ट्रफलगर का युद्ध हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा हमारे सीरीज से आएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और केवल फ्रांस की राजक्रांति नहीं, बाकी सभी क्रांति की बात कर रहा हूँ, किसी भी सीरीज की बात कर रहा हूँ। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में जो भी यूनिट है, एक एक यूनिट चट्टा मार लो, ठीक है। यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, न मिले तो फिर कहना, ठीक है। 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था। इस समुद्री युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन की नौसेना को निर्णायक युद्ध से पराजित किया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च फंड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट 3 चल रही है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। जिन लोग को भी कोर्स चाहिए, 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज आप लोग को दे रहा हूं, और जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लगभग 70-75 प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 प्रश्न मिले चाहे 10 प्रश्न मिले, तो सीधे सीधे यहीं से आएंगे, इसके बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी टेस्ट सीरीज, सभी नोट्स, सभी वीडियो आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, वर्साय के भव्य राज दरबार का उद्देश्य क्या था, तो वर्साय की जो भव्य राज दरबार था उसका उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन है, तो राजा की विलासता और शक्ति प्रदर्शन का, क्योंकि वर्साय का जो राजमहल था वह पूरी तरह से शीश महल था, और यह लुई 14वें के द्वारा बनवाया गया था। तो वर्साय का भव्य राज दरबार राजा की शक्ति, विलासिता और राजकीय प्रभुता का प्रतीक था। प्रश्न 52 देखिएगा, फ्रांसीसी समाज में प्रथम स्टेटस में कौन शामिल था, तो पहले स्टेटस में कौन थे, पादरी वर्ग, दूसरे स्टेटस में कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेटस में जो थे सामान्य नागरिक था। तो प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग थे। पादरी वर्ग चर्च से जुड़ा हुआ था और कर मुक्त था, जबकि तीसरे वर्ग स्टेटस पर करों का बोझ था। प्रश्न 53 देखिएगा, फ्रांसीसी समाज में द्वितीय स्टेटस पर, तो द्वितीय स्टेटस पर कुलीन वर्ग ही आएगा। विकल्प ए जो है आपका सही है। यह वर्ग विशेषाधिकारों वाला था और कर उन्मुक्त था। प्रश्न 54 देखिएगा, फ्रांसीसी समाज में मध्यम वर्ग का मुख्य योगदान क्या है। मध्यम वर्ग का मुख्य योगदान क्या था, तो मध्यम वर्ग जो था सेना या विचार और नेतृत्व में, कर संग्रह में या निर्माण कार्य में। तो मध्यम वर्ग का मुख्य योगदान क्या था, तो विचार और नेतृत्व में। मध्यम वर्ग ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्शों को क्रांति में प्रमुख भूमिका दी थी। प्रश्न 55 देखिएगा, क्रांति के दौरान राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया था, तो पार्लमा एक प्रकार से न्यायालय का काम करता था।
पार्लियामेंट न्यायालय के रूप में गठित किया गया था जहां न्यायाधीश कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित रहते थे। प्रश्न 56 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन में भागीदारी। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन में भागीदारी। क्रांति ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रमुखता दी थी। प्रश्न 57 देखिएगा, वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में फ्रांस की स्थिति क्या हुई? तो वियना कांग्रेस 1815 में फ्रांस की स्थिति क्या हुई? तो मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस की शक्ति को सीमित किया। प्रश्न 58 देखिएगा, नेपोलियन का पतन किस कारण हुआ था? इंग्लैंड पर विजय से, रूस पर आक्रमण से, फ्रांस में कर सुधार से या कोर्सिको का विद्रोह से? नेपोलियन का पतन क्यों हुआ था? तो यह आपका इंग्लैंड पर विजय से, क्योंकि इंग्लैंड पर विजय हुआ तो इंग्लैंड पूरी तरह से एक मिनट, रूस पर आक्रमण। हाँ, नेपोलियन का पतन किस कारण हुआ? रूस पर आक्रमण से। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। रूस अभियान में भारी हार ने नेपोलियन की सेना और रणनीति को कमजोर कर दिया। प्रश्न 59 देखिएगा, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? 1800 में। बैंक ऑफ फ्रांस वित्तीय स्थिरता और मुद्रा नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था। प्रश्न 60 देखिएगा, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह किस नाम से किया था? तो नेपोलियन कोड, इसे कहा गया है नेपोलियन कोड, कानूनों का संग्रह। विकल्प ए जो है आपका सही है। इस कोड ने फ्रांस में कानूनों को एकीकृत और स्थिर किया। प्रश्न 61 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति ने स्टेट्स जनरल की भूमिका क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति में स्टेट्स जनरल की भूमिका क्या थी? तो वित्तीय और राजनीतिक सलाहकार सभा। तो स्टेट्स जनरल की भूमिका क्या थी? यह एक वित्तीय और राजनीतिक सलाहकार सभा थी। स्टेट्स जनरल का गठन कर राजा ने वित्तीय संकट और कर व्यवस्था में सुधार की दिशा तय की। प्रश्न 62 देखिएगा, नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक क्यों दिया था? तो राजनीति और यूरोपीय शक्ति संतुलन के लिए। मोरिया लुइसा से विवाह ने राजनीतिक गठबंधन और यूरोप में शक्ति संतुलन सुनिश्चित किया। प्रश्न 63 देखिएगा, नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ किस रणनीति की? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ कौन सी रणनीति से काम लिया? तो महाद्वीपीय व्यवस्था। विकल्प ए जो है आपका सही है, महाद्वीपीय व्यवस्था। इंग्लैंड के व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगाने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई गई थी। प्रश्न 64 देखिएगा, नेपोलियन को अंतिम बार कहाँ पर पराजित किया गया था? तो वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों ने इसे वाटरलू में हराया और सेंट हेलेना भेज दिया। ठीक है, प्रश्न 65 देखिएगा, नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेपोलियन को वाटरलू में पराजित करने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 66 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका का गठन किस प्रकार किया गया था? तो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित और वंशानुगत। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका का गठन किस प्रकार किया गया था? तो न्यायपालिका जो थी कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थी और वंशानुगत थी। ठीक है, देखिए न्यायाधीशों का जो पद था वह कुलीन वर्ग के लिए ही आरक्षित था और वंशानुगत प्रणाली से चलता था। ठीक है, प्रश्न 67 देखिएगा, लुई 14वां द्वारा वर्साय की राजधानी बनाने का उद्देश्य क्या था? तो विलासता एवं राजकीय प्रभुत्व दिखाना ही उद्देश्य था। विकल्प बी जो है आपका सही है। वर्साय राजा की शक्ति और भव्यता का प्रतीक था। प्रश्न 68 देखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय मुद्रास्फीति और वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो मुद्रास्फीति आई थी और वित्तीय संकट आई थी उसका कारण क्या था? तो युद्ध में खर्च और राजा की विलासिता। विकल्प ए जो है आपका सही है। लुई 16वें की विलासिता और लगातार युद्धों ने वित्तीय संकट को बढ़ाया था। प्रश्न 69 देखिएगा, फ्रांस में क्रांति से पहले जनता पर कौन सा कर अधिक था? तो टैली नामक कर लगाया गया था। ठीक है, टैली नामक कर लगाया गया था, मतलब यह अधिक मात्रा में लगाया जाता था। टैली नामक भूमिकर, टैली भूमिकर था जिसे किसानों और तीसरे स्टेट्स पर लगाया जाता था, जबकि कुलीन और पादरी वर्ग कर मुक्त थे। प्रश्न 70 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग ने सबसे पहले किस नारे के तहत क्रांति की शुरुआत की थी? तो समानता के तहत। विकल्प बी जो है आपका सही है। समानता का नारा क्रांति के मुख्य आदर्श के रूप में मध्यम वर्ग द्वारा शुरू किया गया था।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं इन तीनों को जोड़कर एक मैराथन वीडियो भी ये दिया हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं मैराथन वीडियो है, हो सकता है आपको कट कट के मिलता हो, लेकिन ये पूरी तरह से 70 प्रश्नों का यह मैराथन वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग इसका मैराथन भी बना दूंगा। अगर मैराथन देख रहे हैं तो कोई बात नहीं तो इसका मैराथन भी बना हुआ है। ठीक है, 70 प्रश्नों का मैराथन। ठीक है, जो फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को बार बार देखिएगा। धन्यवाद।